नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 11 हल करने वाले हैं। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम आज सीखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखते रहिए कुछ नया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सारणी दी गई है और इस सारणी में कुछ दिए गए हैं गुणनखंड और दिए गए हैं गुणनखंडों की संख्या। संख्या है एक का गुणनखंड एक ही होता है और उनकी संख्या भी एक है, ठीक है ना। दो के गुणनखंड है एक और दो, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 2, ठीक है, एक और एक 2। तीन के गुणनखंड है 1 और 3, इनकी संख्या कितनी है? 2। संख्या है 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 1, 2, 3, ये 3 हो गई है, यानी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। अब गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी संख्या में जिन संख्याओं के भाग पूर्णतः चले जाते हैं, यानी पूरे भाग चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुणनखंड, है ना। जैसे कि नाम से ही हम जान लेते हैं गुणनखंड यानी गुणा के खंड, है ना। जैसे 4 है तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिनका गुणा करने पर 4 आता है, तो 4 एकम 4, ठीक है ना। और 2 दूनी 4, इस प्रकार से क्या हो गया कि और 4 एकम 4, तो 1, 4 और 2 इसके हो गए गुणनखंड, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5 के गुणनखंड हो गए हैं 1 और 5, कि 5 एकम 5, है ना। 6 के गुणनखंड क्या हो गए हैं? 2 तिया 6, है ना। देखिए इस प्रकार से 6 के गुणनखंड यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 यानी 2 गुणित 6, ठीक है ना। और 6 एकम 6, यानी इनका गुणा करने पर संख्या कितनी आ रही है? 6 आ रही है। 2 और 3 का गुणा करने पर भी संख्या 6 आ रही है। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6, है ना। 1, 2, 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड है। इनकी संख्या कितनी हो गई है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। इस प्रकार से तो 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं, इनकी संख्या है 2। 8 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8 और इनकी संख्या है 4, ठीक है ना। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो केवल 2 के गुणनखंड हैं, है ना। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। यानी इन संख्याओं में एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का उसमें पूरा भाग नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2, है ना। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आप देख रहे हैं कि इस सारणी में, है ना, किन किन संख्याओं के गुणनखंड 2 हैं। देखिए 2 के गुणनखंड 2 हैं, है ना। 3 के भी गुणनखंड 2 हैं। उसका चलते हैं तो 5 के गुणनखंड 2 हैं, 7 के गुणनखंड 2 हैं, ठीक है ना। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। सरल भाषा में हम कहें तो यूँ कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, है ना, जो स्वयं के पहाड़े के अलावा अन्य किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है ना। सरल शब्दों में सीखने के लिए यह है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े के अलावा किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। या तो एक के पहाड़े में आएगी और एक के पहाड़े में सारी संख्या आती हैं, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, इसलिए एक तो क्या है? सभी संख्याओं गुणनखंड है ही, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे 2, अब 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है, 3 केवल 3 के पहाड़े में आता है, 5 केवल 5 के पहाड़े में आता है, 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है, 11 केवल 11 के पहाड़े में आता है ना। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े के अलावा
अन्य किसी भी पहाड़े में नहीं आती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इनको आप समझ लें, क्योंकि आगे जाकर के हम इन अभाज्य संख्याओं पर आधारित बहुत सारी जो है संक्रियाएं करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, या यूं भी हम कह सकते हैं कि जो संख्या अभाज्य नहीं है ना, वे क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक होते हैं। ठीक है ना। जैसे हम सारणी की बात करें, इस सारणी में देख रहे हैं कि 4 के गुणनखंड 3 हैं, यानी 4 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से 6 भाज्य संख्या हो गई है, क्योंकि इसके भी गुणनखंड 4 होते हैं। 8 के गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं, इसलिए 8 भी भाज्य संख्या है। 9 इसके गुणनखंड 3 होते हैं, क्योंकि इसमें 1 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है ना। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या है। ठीक है। इसके पहले हमने जब सीखा था पिछली वर्कशीट में कि सम और विषम संख्याएं, है ना। तो सम संख्याएं विषम संख्या अलग होती है और भाज्य अभाज्य अलग होती है। ठीक है ना। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि अभ्यास हमारा एक है, और इस अभ्यास में हमें क्या करना है कि अभाज्य संख्याओं पर हमें गोला लगाना है ना। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, यानी जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 13, है ना। 13 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 17 यह अभाज्य संख्या है ना। और 29 ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं तो 73 ये भी अभाज्य संख्या है, और 79 ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं इन संख्याओं का। ठीक है ना। चलिए, अब हम जो है कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 12। वर्कशीट नंबर 12 में हम गुणा, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं की समझ पर आधारित प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न पहला है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, एक से अनेक है, यहाँ एक पेटी में आपको बताया गया है कि 325 पुस्तकें आ रही हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कितनी आएगी। तो एक पेटी और यहाँ 52 पेटी, यानी एक से क्या हो गया, अनेक हो गया। तो जब एक से अनेक होता है तो वहाँ पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, यानी यहाँ क्या करेंगे, 325 में हम 52 का गुणा कर देते हैं, है ना। 2 का गुणा करते हैं 325 में, तो कितना आ जाएगा, 650। इकाई स्थान पर हम शून्य लगाते हैं। अब 5 गुणा करेंगे, 55 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। 5 और 5 10 की शून्य हासिल का 1, 7 और 2 9, 6 के 6 और 1 का 1, 16,900। ये आपका उत्तर आ जाएगा कि 52 पेटियों में 16,900 पुस्तकें आएगी। कितनी पुस्तकें आएगी, 16,900। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अलमारी की कीमत 5,750 रुपये है, तो 32 अलमारियों की कीमत क्या होगी। यहाँ आपको दी गई है एक अलमारी की कीमत कितनी, 5,750 रुपये। ठीक है ना। और हमें ज्ञात करना है 32 अलमारियों की कीमत। ठीक है। एक से अनेक, है ना। तो क्या करेंगे हम, गुणा, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 5,750 में 32 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 32 का पाड़ा हमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 शून्यम शून्य, 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 सती 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11। हमने इकाई से शून्य लगाया, क्यों लगाया, आपको मैंने पहले बताया था कि 32 को हम जब लिखते हैं विस्तारित रूप में तो क्या लिखेंगे,
30 धन 2 लिखते हैं, ठीक है ना, इसका एक्सपेंडेंट फॉर्म है। तो 30 में क्या होता है, एक शून्य होती है ना, तो हमने इस शून्य को पहले लिख दिया, अब गुणा कर रहे हैं 3 का, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि गुणा की प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाती है। तो 3 शून्यम शून्य, 3 पंजे 15 के 5, हासिल का 1, 3 सते 21 और 1 22 के 2, हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ देते हैं, शून्य के शून्य, 5 और 5 10 के शून्य, हासिल का 1, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 1 का 1। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,84,000, है ना, 1,84,000, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगी 32 अलमारियों की कीमत। प्रश्न क्रमांक 3, 3,480 को 12 से भाग दीजिए, है ना। देखिए 3,480 में हमें 12 का भाग लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 2 अंक, यहाँ 2 अंक से मिली संख्या क्या बन रही है, 34। यानी 12 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 34 से अधिक न हो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अधिक हो गया है, ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हम 3 बार न बोलते हुए बोलेंगे 2 बार। यहाँ 2 लिखा, 12 दूनी 24 यहाँ लिखा, और इसको हमने माइनस किया, घटा देंगे ना, 4 में से 4 माइनस करते हैं तो 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अगला अंक 8 है, इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब संख्या हो गई हमारी 108, ठीक है ना। तो 12 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 108 से अधिक ना हो, तो 12 में 108, 9 बार बोला हमने, अब 108 में से हमने 108 घटा दिया तो शून्य आता है। अगला अंक शून्य है, शून्य हमने उतारा, अब शून्य में भाग नहीं जा रहा है, उसकी शून्य आ जाती है ना। तो ये हमारा जो उत्तर है यानी भागफल है वह आ जाएगा 290, ठीक है ना। ये आपका कहलाएगा भागफल, क्या कहलाएगा, भागफल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11,450 भागित 25, इसे हल करना है, ठीक है ना। तो हल कीजिए, सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी यहाँ लिखा हो जाए, लेकिन यहाँ हम चिन्ह देख रहे हैं कि भाग का है, यानी हमें भाग करना है। तो क्या करेंगे, 11,450 में हम भाग लगाएंगे 25 का। भाजक में 2 अंक हैं, तो भाज्य में भी हम देखेंगे 2 अंक। तो देख रहे हैं यहाँ 2 अंक 11 हैं, जो इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अगला अंक और मिला लेंगे, ये हो गया 114। यानी 25 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 114 से अधिक ना हो। तो 25 चौके 100, 25 पंजे होता है 125, जो अधिक हो जाता है, इसलिए हमने 4 बार बोला है, और यहाँ हमने माइनस किया है, बचा कितना, 14, ठीक है ना। अगला अंक उतार लिया हमने 5, कितना हो गया, 145। अब 25 6 होता है 150, है ना, लेकिन अधिक हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे 5 बार। 25 पंजे 125, माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, 4 में से 2 घटाया तो 2 आ जाएगा, 1 में से गया तो 0। अगला अंक 0 है, हमने उतार लिया, पाड़ा बोलेंगे 25 का, 25 8 200, ठीक है ना, माइनस किया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है यानी भागफल है वह आ जाएगा 458, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है, तो 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी, है ना। देखिए अब एक अभ्यास पुस्तिका बनानी है तो हमें 40 पृष्ठों की आवश्यकता लग रही है। अब हमारे पास में पृष्ठ कितने हैं, 4,840 पृष्ठ हैं, तो कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी। तो क्या करेंगे हम कि 4,840 में हम 40 का भाग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखा हमने, ये 4,840, इसमें भाग आया हमने 40 का। 2 अंक हैं, हम देते हैं 2 अंक, तो 40 से कम 40, ठीक है ना, माइनस किया, 8 बचेगा, 4 में 4 गया 0। अगला अंक 4 उतार लिया, है ना, 40 दूनी 80, माइनस किया, ठीक है ना। अगला 0 उतार लिया,
40 हो गए। तो 40 से कम 40, 40 में 40 माइनस किया तो 0, यानी आपका उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 121 अभ्यास पुस्तिकाएँ। यानी 4840 पृष्ठों से हम 121 अभ्यास पुस्तिकाएँ बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।